नमस्कार। मैं पुनः आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज इस हिंदू लॉ की लाइव क्लास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पेज पर कटसी हमारे होस्ट कौस्तुभ श्रीवास्तव जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जाने माने बढ़ते हुए एडवोकेट और बड़े ही अच्छे संयोजक, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खोई गरिमा के लिए कृत संकल्प हैं, और उनके और आप सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से यह क्लास लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आप लोग भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही एक से एक अच्छे और अद्भुत शिक्षक निस्वार्थ भाव से आकर हम सब की प्रतिष्ठा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को पुनः कैसे स्थापित किया जाए, इसको कैसे नर्सरी ऑफ आईएएस बनाया जाए, इसको कैसे ऑक्सफोर्ड और फिस्ट का जो इसका इतिहास है उसको वापस लाया जाए, इसके लिए यहाँ पे कृत संकल्प हैं। आप लोग समय से उपस्थित हैं, इसका धन्यवाद। संजय धनपत जी, कौस्तुभ जी, थैंक यू। संजय त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। दिव्यांशी जी, गुड इवनिंग। दिव्यांशी जी ग्रुप में कोई सवाल पूछ रही थी, मैं देखता रहता हूँ, अच्छा प्रयास है। जमशेद रजा जी, गुड इवनिंग। गौरव पांडे जी, एडवोकेट साहब, गुड इवनिंग। स्वाति गुप्ता जी, गुड इवनिंग। तो आइए, आज थोड़ा क्लास मेरे एक एनडीटीवी पे डिबेट के कारण मुझे समय से या थोड़ा 10 मिनट पहले समाप्त करना पड़ेगा। तो विदाउट मच एडो, लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक, जहां हमने कल छोड़ा था। हमने कल विषय को लव जिहाद, जो एक पॉपुलर टर्म है, आज किस किस ने पोस्टर देखा है? मैं कह रहा हूँ आज यहाँ इस पेज पे घमासान होने वाला है, किसके बीच में होने वाला है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अब कोई मुझे बताएगा या कोई गेस है आपका कि हमारे लॉ के क्लास में इन दो नेताओं का क्या काम है? हम राजनीति की क्लास तो है नहीं ये, न ये पॉलिटिकल डिबेट है टीवी का, तो यहाँ क्या काम है इनका? दिव्यांशी जी ने देखा है जी, समय कम है। सबने देखा है, बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों का क्या काम है। ये टाइटल या ये जो क्लिच है वो इसका इस्तेमाल किसी प्रयोजन से ही किया गया है, ठीक है। तो आइए हम सीधे अपने विषय पे चलते हैं। हमारे कौस्तुभ जी बोल रहे हैं सर समय कम है, तो सीधे विषय पे आया जाए। जी कौस्तुभ जी, आप क्यों चिंता करते हो समय की? यार तुम्हारे रहते समय तो हम पैदा कर लेंगे भाई, टेंशन ना लिया करो, आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे कल, हमने आपको बताया कि कैसे 4 राज्यों में ये एंटी रिलीजियस कन्वर्जन कानून लागू है, और किस तरह से हम उत्तराखंड एंटी, जिसका नाम फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2018 है, वो कैसे 2017 के कोर्ट के एक फैसले से उसका जन्म हुआ, वो कैसे आया, हमने इन बातों पे आपके साथ चर्चा की थी। अब इन 4 राज्यों के कानून के जो सीलियंट फीचर्स हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं, जो इनके की एलिमेंट्स हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। हमने आपको कंपेयर भी करके बताया था कि आखिर ये कानून क्यों आए, जब हमें इंटरफेथ मैरिज के लिए हमारे पास स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट उपलब्ध था। यस त्रिपाठी जी, तो ये जब सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली थी। अब सवाल जो है वो ये है कि हमने कल उत्तराखंड के लॉ से चर्चा शुरू की थी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये एक्ट तो था, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, लेकिन पहली बार किसी राज्य ने एक्ट में मैरिज और कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया खुलकर। पहले ये बात था कि किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन की इजाज़त प्रलोभन के द्वारा, फ्रॉडलेंट मीन्स के द्वारा, ब्राइब्स के द्वारा नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई स्पेसिफिक उसमें बात नहीं थी कि
शादी, तो ये पहली बार उत्तराखंड के केस में यह बात सामने आई। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्तराखंड का कानून है वो और राज्यों के कानून से, एंटी कन्वर्जन लॉ से, लव जिहाद के कानून से भिन्न है, अलग रखता है, अलग महत्व इसका बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि और इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? इसके मीन्स चारों राज्य के, हमने ये भी बताया कि 4 राज्य गुजरात, असम, ये लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि इस तरह का कानून ये अपने राज्यों में भी लाएं। आप लोगों ने कल ये भी देखा कि आखिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारतीय संविधान हमें अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी देता है, हमें अपनी मर्जी से अपने धर्म बदलने की भी इजाज़त देता है। तो ऐसे हालात में जहां ये बार बार ये आरोप लग रहे थे या उठ रहे थे कि एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोग, एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोगों का शादी के नाम पर या शादी के कवर में धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान में एक तरह का कंट्राडिक्शन था कि जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, उसके तहत वो कानून आकर के यह नहीं कह सकता था कि आप धर्म परिवर्तन ना करें, ना ही वह यह कह सकता था कि आपको अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दी जाएगी। रादर इसके लिए एक स्पेशल एक्ट था, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ऐसी स्थिति में इन राज्यों को लगा कि इनको रोकने का एक ही उपाय, मैंने काफ़ी विस्तार में किया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट को किस तरह से उसके नोटिस पीरियड की जो बाध्यता थी उससे पार पाने के लिए या उस गैप से बच के निकल जाने के लिए ये धर्म परिवर्तन का सहारा लिया जा रहा था। तो ऐसी हालात में राज्यों ने यह सोचा कि हम लोग अगर एक ऐसा कानून लाएं जिसमें हम उस नोटिस की बात फिर से कर दें कि प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड अगर आप अपना धर्म परिवर्तन ही कर रहे हैं, पर्पस उसका कुछ भी हो, अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका आपको नोटिस देना पड़ेगा। शादी के लिए कर रहे हैं तो अमूमन आपको देना ही पड़ेगा। तो अब आइए हम लोग ये जो स्पेशल एंटी कन्वर्जन लॉ है, जो उसके और फीचर्स क्या क्या हैं। एक फीचर तो हमने चर्चा कर ली कि इसमें पहली बार मैरिज और कन्वर्जन शब्द को लाया गया। जो सेक्शन 3 ऑफ 2018 यूके फ्रीडम रिलीजन एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर आपने एक धर्म से दूसरे धर्म को अपनाया और ऐसा करते वक्त आपने कुछ तथ्यों को छुपाया, गलत पता दिया, गलत नाम दिया, गलत उम्र दिया, मतलब किसी भी तरह का आपसे तथ्यों को छुपाने की कोशिश आपने की या मिस रिप्रेजेंट किया, गलत तथ्य को बताया, किसी तरह के फोर्स का आपने इस्तेमाल किया, कोई फ्रॉड मैकेनिज्म आपने अपनाया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं गांव के या शहर के, या आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, पावरफुल पोस्ट पे हैं, तो अपने उस प्रभाव का, या पॉलिटिशियन हैं जाने माने, तो अगर आप अपने प्रभाव क्षेत्र का या किसी भी तरह का दबाव, कोर्सन या एल्यूडमेंट, आपने प्रलोभन दिया किसी भी तरह का, या मैरिज। देखिए 7-8 बातें कही इस एक्ट ने। पहला क्या है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, हाइडिंग द फैक्ट्स, फोर्स, ताकत, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, एल्यूरमेंट और मैरिज। पहले ये मैरिज नहीं था, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ये शब्द नहीं था। धर्म परिवर्तन अगर इन आधार पे होता था जो एक्ट था, तो यही शब्द थे। तो 18 में उत्तराखंड के एक्ट में यह शब्द मैरिज जोड़ा गया। इस तरह से उत्तराखंड का कानून और राज्यों के कानून से भिन्न हो गया। तो ये 7 या 8 पॉइंट आए और
एक और इसमें कंट्रोवर्शियल बात है इस एक्ट में, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं गर्म रहती हैं, वो ये है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे धर्म को स्वीकार करता है और कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है या किन्हीं परिस्थितिवश वो वापस अपने उस धर्म में आ जाता है, मतलब जो उसका एंसेस्ट्रल धर्म है, जो उसका पारिवारिक धर्म है, कहने का मतलब है एक हिंदू मुसलमान बनता है, एक मुसलमान हिंदू बनता है, और वो वापस अपने धर्म में आ जाता है, तो ये एक्ट कहता है कि फिर इसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। Am I clear? Is the meaning is clear to you all? कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया और वापस आप अपने धर्म में आ गए तो यह कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब इसके कंट्रोवर्सीज क्या होंगे इसकी, मान लीजिए एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो वापस अपने धर्म में आ जाता है, अब उसके ऊपर कौन सा मैरिज एक्ट लगे। खैर यहाँ पे वो विषय नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे केस लॉ के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आगे। यहाँ पे अभी सिर्फ यह समझने की बात है कि इस एक्ट में पहली बार मैरिज शब्द जुड़ा। फ्रॉड, फ्रॉडलेंट मीन्स, अनड्यू प्रेशर्स, एल्यूरमेंट, कोअर्सन, फोर्स के अलावा मैरिज शब्द जुड़ा, पहला फीचर। दूसरा फीचर इसमें यह आया कि एक व्यक्ति अगर धर्म बदलता है और वो वापस से अपने पुराने धर्म में आ जाता है, पारंपरिक धर्म में आ जाता है, पैतृक धर्म में आ जाता है, एंसेस्ट्रल रिलेशंस में आ जाता है, तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यह जो सेक्शन 3 ऑफ दिस यूके फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, वह इनमें से किसी भी हालात में धर्म परिवर्तन किए जाने की अवस्था में 1 साल से 5 साल के सजा की बात करता है। सो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इफ प्रूव्ड रिलीजियस कन्वर्जन ऑन ग्राउंड ऑफ ईदर ऑफ द एलिमेंट्स डिस्कस्ड जस्ट नाउ। अगर उनमें से किसी एक की भी अवहेलना करके धर्म परिवर्तन किया गया है और ऐसा प्रमाणित हो जाता है, तो व्यक्ति को 1 साल से लेकर के 5 साल की सजा दी जा सकती है। साथ में इकोनॉमिक फाइन्स, आर्थिक दंड का भी प्रावधान सेक्शन 3 ऑफ द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 बात करता है। तो ये इसका तीसरा या चौथा फीचर हो गया। एक्ट और आगे जाता है और कड़ी सजा की वकालत करता है अगर यह अपराध या कृत्य महिला, SC ST या किसी बच्चे के साथ किया गया है। अगर इन जनरल वो किसी पुरुष के साथ किया गया है तो सजा 1 से 5 साल आर्थिक दंड। लेकिन अगर यह कृत्य अंजाम किसी महिला, किसी बच्चे मतलब माइनर चिल्ड्रन और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेल मेंबर के साथ भी, फीमेल मेंबर तो ऑब्वियस शामिल हैं, अगर किया जाता है तो ऐसी दशा में यह सजा 1 से 5 की बदले 2 से 7 साल भी हो सकती है का प्रावधान है इस एक्ट में। ठीक है, 2 to 7 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड ऑफ कोर्स आर्थिक दंड का तो प्रोविजन है ही। और जो अब सबसे मजेदार बात आने जा रही, जिस पे आपका ध्यान चाहूंगा, वो ये है कि ये एक्ट कहता है कि अगर कन्वर्जन का सहारा लेकर के शादी हुई है और ऐसा प्रूव हो जाता है कि यह कन्वर्जन महज शादी के लिए किया गया है, तो यह शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है फैमिली कोर्ट के द्वारा। अब आपको याद होगा, अगर कल का वीडियो आपने सुना होगा,
तो मैंने आपसे कहा था कि इस एक्ट में अब तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन द रिलीजन, वो यहाँ शीर्षासन करता हुआ नजर आएगा, उल्टा खड़ा नजर आएगा। तो यही उल्टा है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक चार्ट बना लीजिए आज रात में जाके, जहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पे एक्ट क्या कहता है कि अगर हिंदू एक्ट, मैं स्पेशली अभी हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, क्रिश्चियन में नहीं जा रहा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या कहता है कि अगर धर्म परिवर्तन किया गया है तो शादी ऑटोमेटिकली सू मोटो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होगी, शादी नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टनर जो अफेक्टेड है, जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वह जाके जुडिशियल सेपरेशन की अर्जी लगा सकता है या फिर डाइवोर्स मांग सकता है। याद है? क्लियर है? शादी अपनी जगह बनी रहेगी। यहाँ पे ये एक्ट कहता है कि यहाँ आपको जुडिशियल सेपरेशन में या डाइवोर्स मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यह प्रमाणित कर दिया कि यह धर्म परिवर्तन महज शादी के लिए की गई थी, तो दिस मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सो यू सॉ द स्टार्क डिफरेंस, द रिवॉल्यूशनरी चेंज। कंप्लीट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट को उल्टा कर दिया आपके लव जहाद कानून। तो ये सबसे बड़ा सीलियंट फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि हम एज पर हिंदू एक्ट, हमारे यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी इज ए संस्कार, इज ए सैक्रामेंट। ऐसी हालत में फिर ये एक्ट उस एक्ट का कंट्रावेंशन तो नहीं करता है, यह विचारणीय है। और बार बार फिर वही कहूँगा कि लॉ के स्टूडेंट को निरंतर सोचना है कि अगर एक्स चेंज होगा एक्स एक्सिस, तो उसका प्रभाव वाई एक्सिस पे क्या होगा। मैथमेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। आप एक नंबर को चेंज करते हैं तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। स्वाति, आप कह रही हो कि सीलियंट फीचर को एक बार और बता दीजिए। क्या मैं वापस जाऊं? सब लोग ऐसा चाहते हैं। चलो मैं वापस जाता हूं। देखो, पहला सीलियंट फीचर जो मैंने आपको बताया कि इसमें नोटिस का प्रोविज़न आ जाएगा, उसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नोटिस को ही धत्ता बताने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता था। दूसरा सीलियंट फीचर ये है कि पहली बार इसमें मैरिज और कन्वर्जन शब्द जोड़ा गया। ये कानून तो था ही वहाँ पर, जिसमें ये 7 या 8 टर्म थे। फ्रॉडलेंट मीन्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, टेम्पटेशन, एल्यूरमेंट, फोर्स, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ये सारे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि एंटी रिलीजियस कानून तो पहले से था। धर्म परिवर्तन जो क्रिश्चियन मिशनरीज भारी संख्या में करते थे, उससे प्रताड़ित हिंदू या ऐसे राजनीतिक विचारधारा में सोचने वाली पार्टियां उसका विरोध करती रहती थी और मांग करती रहती थी, लेकिन पर से मैरिज उसका मोटिव नहीं था। तो यह कानून 4 राज्यों में था, लेकिन पहली बार उत्तराखंड के कानून में मैरिज और कन्वर्जन के सीधे संबंध को स्थापित किया गया। और इस कानून के द्वारा शादी के माध्यम से धर्म परिवर्तन जो हो रहा था, जो ऐसे केसेस सामने आ रहे थे, जो ऐसे आरोप लगा रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की गई। तो ये इसका दूसरा सीलियंट फीचर था। ठीक है, कि मैरिज शब्द जोड़ा गया। तीसरा सीलियंट फीचर इसमें यह आया कि इसमें ऐसा प्रूव हो जाने के बाद सजा का प्रावधान किया गया। वो सजा क्या थी? 1 साल से लेकर 5 साल और आर्थिक दंड। और
चौथा फीचर ये आया कि अगर यह कृत्य किसी महिला, किसी माइनर और एससी या एसटी कम्युनिटी के मेंबर के साथ हुआ है तो यह सज़ा 2 साल से बढ़ा के 2 साल से लेके 7 साल तक हो गई। और जो सबसे बड़ा फीचर है, जो इसका सबसे बड़ा है, जो शीर्षासन कर देता है पुराने कानून का, उलट के रख दे रहा है, वो यह कह रहा है, और जो विवाह की पूरी अवधारणा जो हिंदू लॉ में है उसके उलट खड़ा नज़र आता है यहाँ पे, वो ये है कि अगर यह प्रूव हो गया कि यह शादी महज धर्म परिवर्तन के लिए की गई थी या धर्म परिवर्तन महज शादी के लिए की गई थी, तो मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। सुओ मोटो नहीं है, स्वतः नहीं हो जाएगा, लेकिन किया जा सकता है। जबकि हिंदू लॉ में अगर हम पहले बात करते हैं तो क्या था, नल एंड वॉइड का कोई प्रोविजन नहीं है सेंट्रल एक्ट में। आप ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम हैं, आप इससे प्रभावित हैं, तो जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो कोर्ट में जाके उसको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। शादी डाइवोर्स के माध्यम से ख़त्म होती है। शादी अपने आप में लीगल है, वैधानिक है। अब आपने डाइवोर्स के माध्यम से उसको खत्म किया, या आप जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं कि भाई हम अलग रहें, ठीक है। यहाँ पे शादी ही अमान्य हो रही। जब शादी ही अमान्य हो गई, वो व्यक्ति वापस अविवाहित मान लिया जाएगा, तो उस जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स का क्या मतलब, ठीक है। ये एक फीचर आया। जो दूसरा इसमें सबसे बड़ी फीचर थी और जो बात है वो ये है कि इस कानून ने यह कहा कि अगर एक व्यक्ति एक धर्म परिवर्तन करता है और वो वापस अपने पैतृक धर्म में आ जाता है, एंसेस्ट्रल रिलीजन में आ जाता है, तो उसको धर्म परिवर्तन माना ही नहीं जाएगा, उसको कन्वर्जन माना ही नहीं जाएगा। ठीक है स्वाति जी, अब क्लियर है? अब तो मैंने सब बता दिया। अब बताओ, मैंने पूरा रिपीट कर दिया। आप लोग ना जब चैट बॉक्स में लिखो तो टेक्नोलॉजी की कुछ अपनी सीमाएं हैं, तो थोड़ा स्पष्ट लिखो, नहीं तो फिर मुझे तो जो यहाँ पढ़ पाता हूँ वही समझ पाता हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है आप जब टाइप करते हो और जब तक मैसेज आता है मेरे पास तो काफ़ी उसमें विलम्ब है। तो आई होप नाउ एनी हाउ आई हैव रिपीटेड दी साइलेंट फीचर्स वंस अगेन, आई हैव रिपीटेड ऑल दी फीचर्स वंस अगेन। आप लोग मेरी मेमोरी का भी टेस्ट लेते रहते हो, मैं समझ रहा हूँ। मेरे पास भाई कोई नोट नहीं है, मैं बस बोलता हूँ। अब वापस से उसको क्या कहते हैं, वो रिवाइंड करना है, मैं कभी गड़बड़ भी हो सकता है, ये ध्यान रखो। हाँ, तो साथ साथ चलो आप क्लास के, क्योंकि मेरे पास नोट नहीं है कि आई कैन गो बैक एंड रिवाइंड। आई हैव स्मॉल पॉइंट्स टू विच आई रिफर समटाइम्स, ठीक है। तो अब हमने आपको ये बता दिया कि जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि शादी का नल एंड वॉइड डिक्लेयर होना। अब देखिए इस बारे में यह कानून विस्तार में क्या कहता है। लेट मी रीड इट आउट फ्रॉम द बेयर एक्ट नाउ। एनी मैरिज, कोई भी विवाह, which was done for the sole purpose of conversion, any marriage, कोई भी विवाह जिसका एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन है, एक पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरी स्त्री का धर्म परिवर्तन करा के शादी के पूर्व या शादी के बाद would be declared null and void by the family court। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है शादी पूर्व भी कराया तो भी नल एंड वॉइड है, शादी करने के बाद भी करा दिया तो भी नल एंड वॉइड है। कहता है एनी मैरिज विच वॉज डन फॉर द सोल पर्पस ऑफ कन्वर्जन by the man of one religion with the woman of another religion
by converting himself before or after marriage, or by converting the woman before or after marriage, may be declared null and void by the family court. क्लियर है? कह रहा है कि कोई भी शादी जो सिर्फ धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म की स्त्री से या अदरवाइज भी एक स्त्री का दूसरे पुरुष से, दूसरे धर्म के पुरुष से धर्म परिवर्तन कराकर किया जाए या शादी के बाद उसका धर्म परिवर्तन किया गया है, चाहे पुरुष चाहे महिला का, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, इसमें है धर्म परिवर्तन। चाहे वो X से Y में हो या Y से X में हो। X से Y से मतलब है कि हिंदू का भी कन्वर्ट किया है तो भी यह कानून लागू होगा, मुसलमान से हिंदू बना के शादी की है तो भी यह कानून लागू होगा, क्रिश्चियन से पारसी बनाया है तो भी यह कानून लागू होगा। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने सोच को विस्तारित करें। इस कानून का नाम लफ्ज यहाँ दे दिया गया, लेकिन यह कानून धर्म परिवर्तन और शादी के बारे में है। इसका हिंदू और मुसलमान से कुछ भी नहीं लेना देना है। बताइए बेयर एक्ट में कहीं प्रयोग है कि भाई इन पर्टिकुलर इफ ए हिंदू और ए मुस्लिम डज दिस देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल? ऐसी बात तो नहीं कर रहा है ये एक्ट तो सिंपल तौर पे कह रहा है, या ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान बनेगा तो ये कानून लागू होगा। अरे भाई आप मुसलमान का भी धर्म चेंज करोगे तो यह कानून लागू होगा। तो उस मामले में आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल होते हुए भी कम से कम यह कानून पूरी तरह से निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है, सबके लिए बराबर है। कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन धर्म, कास्ट, क्रीड के आधार पर नहीं किया गया है। जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि महिला पे लागू होगा, पुरुष पे लागू नहीं होगा, पुरुष पे लागू होगा, महिला पे लागू नहीं होगा। हमारा कानून महिलाओं के लेकर बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है। महिलाओं को कहने को इक्वलिटी संविधान में दी गई है, लेकिन कई ऐसे कानून हैं जहां महिलाओं की स्थिति हर कानून में, हर पर्सनल लॉ में इंफीरियर मानी गई है, देखी गई है, ट्रीट की गई है। उस पर काफ़ी काम हुआ है, कई कानूनों को जेंडर सेंसिटिव बनाया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन कम से कम इस कानून के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जेंडर इक्वल कानून है, क्योंकि यह दोनों की बात कर रहा है। या आपने पुरुष का धर्म बदला या आपने महिला का धर्म बदला, तो यह कानून के तहत आपकी शादी फैमिली कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है। और जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं होगा वहाँ पे तो जिस भी किसी कोर्ट का या जुडिक्शन बनता होगा, एसडीएम का बनता होगा, कलेक्टर का बनता होगा, डिस्ट्रिक्ट जज का बनता होगा, जिस किसी का भी जुडिक्शन बनता है उस कोर्ट के द्वारा यह शादी नल एंड वॉइड क्लियर की जा सकती है। और फिर यह कानून फिर शासन करता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे क्या था? पिटीशन कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द अफेक्टेड पार्टीज। हिंदू मैरिज एक्ट में रिलीजन के आधार पे डाइवोर्स का पिटीशन सिर्फ अफेक्टेड पार्टी द्वारा फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे इस क्षेत्र को भी विस्तारित कर दिया गया। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है वही पिटीशन फाइल करेगा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। यह अधिकार को विस्तारित किया गया है और इस अधिकार में जो चेंज आया वो चेंज है कि ईदर पार्टी कैन फाइल। वहाँ पे क्या था कि जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है उसको अधिकार नहीं है, जिसने नहीं किया है वही एग्रीड पर्सन है, वही पिटीशन फाइल करेगा। यहाँ पे यह है कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईदर ऑफ द पार्टी कैन मूव द पिटीशन इन द कंसर्न कोर्ट।
तो ये एक और डिफरेंट सेलिएंट फीचर आपका इस एक्ट का हो गया। इतना ही नहीं, यह एक्ट उसके आगे जाता है और जा करके यह कहता है कि एनी एग्रीव्ड पर्सन, जो इससे व्यथित है, जो प्रभावित है, वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ब्रदर या उसकी सिस्टर, इनमें से कोई भी आगे आकर के शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाने की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। सो आपने देख लिया डिफरेंस फ्रॉम देयर हिंदू मैरिज एक्ट से यहाँ इस एक्ट में। तो जो भी कमी थी उस पुराने कानून में रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने की, एक तरह से देखा जाए तो ये एक्ट उस गैप को, उस लूप होल्स को कर्ब करने का प्रयास करता है या प्रयास है। तो एक सवाल यहाँ बनता भी है, पूछा भी जा सकता है कि एंटी रिलीजियस एक्ट, एंटी कन्वर्जन रिलीजियस एक्ट या लव जिहाद एक्ट कुछ भी नहीं है, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कानून की खामियों को पूरा भर करने का प्रयास है। एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेनेशन में आपने यही बात लिखनी है, ठीक है। नोटिस से लेकर के स्पेशल मैरिज एक्ट, मैरिज शब्द का ना होना इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अब यह कहता है कि इनमें से कोई भी आगे आकर के कन्वर्जन ऑफ रिलीजन को ग्राउंड बना करके, जो कि सेक्शन 3 का कंट्रावेंशन है अंडर दिस एक्ट, एक पिटीशन फाइल करके शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। उसको डाइवोर्स या सेपरेशन की एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह एप्लीकेशन किस एक्ट में लगेगी? जो सजा का प्रावधान है वो सेक्शन 3 में है, और जो पिटीशन कैसे मूव होगी, कैसे लगेगी, वो सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब्ड इट कि यू हैव टू गो टू फैमिली कोर्ट, और जहाँ फैमिली कोर्ट नहीं है तो जिस किसी भी कोर्ट का जुडिशियल राइट है, जिसका भी जुडिक्शन है, जिसका भी न्यायिक क्षेत्र है, वहाँ पे आप ये सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाएंगे। अब इसमें हम अपराध को कैसे देखेंगे या अपराध को हम कैसे साबित करेंगे? यह एक्ट और क्या शर्तें तय करता है कि अगर, देखिए, हम भारतीय संविधान के अनुसार आपको शादी करने से अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते। हम भारतीय संविधान के अनुसार आपको धर्म परिवर्तन करने से भी नहीं रोक सकते। तो ये एक्ट कहीं भी दोनों कृत्यों को रोकने की बात नहीं करता है। इट लेड डाउन सर्टेन कंडीशंस कि आपको अगर करना है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जैसा प्रोविजन है नोटिस का, वैसे ही कुछ प्रावधानों का, विशेष प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। सामाजिक सौहार्द बना रहे, समाज में लोग अपनी मर्जी से धर्म का पालन कर सकें, कोई भी डोमिनेंट क्लास या डोमिनेंट रिलीजन दूसरे के ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाए, पैसे का लालच न दे, और भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित रहे। इस चीज़ को, लोकतंत्र की इस परिकल्पना को जिंदा रखने के लिए, साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी एक समुदाय विशेष द्वारा किसी दूसरे समुदाय विशेष पर अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित या प्रलोभित या दबाव न बनाया जाए। तो इट लेज डाउन सर्टेन कंडीशन। ये नहीं कह सकता है कि आप शादी नहीं कर सकते, आप बालिग हैं, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो सवाल है कि अगर हमको ये प्रूव करना है, नाउ लेट्स से मैरिज हैज टेकन प्लेस, नाउ आई वांट टू प्रूव। मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो दूसरी घंटी बज रही है ना, तो मेरे को लग रहा है वो मैं कर दूँ। तो आप लोग बता दो मुझे ज़रा, स्पीड ठीक है या मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊँ? मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कोई और घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। ठीक है, संजय जी कह रहे हैं स्पीड मेरी ठीक है। हाँ तो ये अब सवाल ये उठता है कि अब हम जब कोर्ट गए, शादी हो गई,
और हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये शादी तो महज धर्म परिवर्तन के लिए हुई है, तो ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि धर्म परिवर्तन हो सकता है और धर्म परिवर्तन होकर के शादी भी हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत कहाँ है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन हुआ। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमको इस एक्ट में उन प्रावधानों की तरफ जाना पड़ेगा कि वास्तव में हम 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि 2 प्रेमी युगल वास्तव में प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे के धर्म में आस्था उत्पन्न हो जाती है, और यह स्वाभाविक आस्था है। प्रेम बड़ा है, आस्था छोटी है, और वो कहते हैं कि हमारे प्रेम के आगे धर्म छोटा है और प्रेम बड़ा है, तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने आलोक कुमार जी, लेकिन थोड़ा अभी गाड़ी लखनऊ पहुंची है, थोड़ा इंतज़ार करें, मैं उस विषय पे आऊँगा। आप बिल्कुल शायद पीछे की क्लास में नहीं थे, कल की क्लास में और पहले मैंने कहा था कि यह एक्ट कैसे is in contravention with the Constitution of the India. How you can have an act like this? Yes, that is very much a topic. उसी में आपका ये स्पेशल मैरिज एक्ट भी आएगा। यही तो आलोचना है, यही तो जो इस एक्ट के क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट भारतीय संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो वी विल एग्जामिन दैट, ठीक है। बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए कि पुराना एक्ट क्या था, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या था, और इस एक्ट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है। अब खैर ईशान अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि लव इज एव ऑल सेक्स, लेकिन ठीक है, ये आप हमारे दूसरे पार्टी के वकील साहब हैं, मैं तो इस तरफ से खड़ा हूँ बजरंग दल की तरफ से, तो मुझे अब अपनी दलीलें पेश करनी है कि आपका जो है लव कहने के लिए है, वास्तव में आपने धर्म परिवर्तन के लिए यह लव का नाटक किया है। तो उसके लिए चाहे ईशान जी की बात जज साहब मानेंगे या मेरी दलील उनके ऊपर भारी पड़ेगी, यह जानने और समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एक्ट में वो प्रोविजंस को स्टडी करना पड़ेगा कि एक्ट का नाम क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। तो एक्ट ये बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करें, एक्ट ये कह रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, और जब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि यह धर्म परिवर्तन आस्था के लिए नहीं शादी के लिए हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजो 1, प्रोविजो 2, प्रोविजो 3, प्रोविजो 4, और हम कोर्ट के सामने लाएंगे प्रोविजो 1 was not followed, प्रोविजो 2 was not followed, प्रोविजो 3 was not followed. That's why, my lord, this is not marriage for the sake of love, but this is a marriage for changing the religion in the grab of the under the grab of the love. इसलिए my lord, this marriage should be declared null and void. ठीक है, तो आइए हम वो प्रोविजन देखें। ये एक्ट कहता है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है, वास्तव में उसका प्यार महान है, तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। ठीक है, आप जानना चाहते हैं वो स्टेप, किसी का इरादा तो इसके बाद नहीं हो जाएगा स्टेप जान के प्रेम विवाह करने का दूसरे धर्म में। ध्यान रखना भाई, पढ़ाना बड़ा खतरनाक है, ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तुम लोग सब अभी यंग एज के हो। हाँ, तो खैर ये कानून का क्लास है भाई, प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या कहता है कि सेक्शन 7 में आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप पॉइंट करेंगे कि भैया ये शादी महज धर्म परिवर्तन के लिए की गई है। तो ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक आदमी जो इच्छुक है धर्म परिवर्तन का, उसका उद्देश्य शादी नहीं है, उसकी आस्था दूसरे धर्म पे आ गई है,
तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो एक डिक्लेरेशन देगा कि भाई फला फला कारण से, फला फला तारीख से हमें अपने धर्म पे विश्वास उठ गया और दूसरे धर्म में विश्वास हो गया, और मैं सो एंड सो पुत्र, सो एंड सो निवासी, सो एंड सो जो भी खुदा ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर फला गवाह के मध्य आज यह डिक्लेयर करता हूँ कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूँ। ऐसा वो एक एफिडेविट, ऐसा वो एक डिक्लेरेशन तैयार करेगा। दूसरा ग्राउंड उसको क्या करना है कि वो जिस नए धर्म में जा रहा है उसका जो भी रिलीजियस प्रीस्ट होगा, मसलन वो अगर हिंदू से मुसलमान बन रहा है तो यह कार्रवाई किसी न किसी काजी के द्वारा, किसी न किसी मौलाना साहब के द्वारा कराई जाएगी, कलमा पढ़ाया जाएगा। और अगर वह मुसलमान से या क्रिश्चियन से हिंदू हो रहा है तो यह कृत्य किसी पंडित जी के द्वारा, किसी पुजारी के द्वारा कराया जाएगा। यह अलग बात है, मैं अभी उस विषय में नहीं जाता हूँ कि हिंदू बनने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो ये कानून उसके बारे में साइलेंट है। इस कानून को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो हमारा संविधान है वो कहता है कि हिंदू होने के लिए सिर्फ एकमात्र शर्त है कि मैं खड़ा होकर कह दूँ कल सके कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म में यकीन करता हूँ, तो मैं हिंदू मान लिया जाऊँगा। इसके बारे में कई केस लॉज मैंने आपको पीछे की क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्ट उसके कंट्रावेंशन में जाता है और कहता है कि कोई भी धर्म, मैं इस एक्ट को खोल के पढ़ रहा हूँ कि यह अगर आप कह रहे हैं हिंदू से मुसलमान बन रहा है तो वहाँ तो प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू बनने की तो कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तो यहाँ से कहाँ से पृष्ठ आएगा? वो किसको नोटिस देगा? तो ये कहता है, लेकिन फॉर नाउ, फॉर अभी के लिए वो कहता है कि वो जो भी पृष्ठ है, जो भी वो धर्म परिवर्तन करेगा उसको 30 दिन की एडवांस नोटिस देगा। शादी की नहीं, ध्यान रखना, नोटिस धर्म परिवर्तन की देनी है। 30 दिन की एडवांस नोटिस टू दी प्रीस्ट कंसर्न, जो इस कार्य को संपन्न कराएगा, और साथ ही साथ अपने स्थानीय जिलाधीश महोदय को भी बतानी है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। आई क्लियरिटी? तो अब अगर मुझे प्रूव करना है कि यह शादी महज धर्म परिवर्तन के लिए हुई है, तो मैं पहला चीज देखूंगा कि ये 30 डेज नोटिस ऑफ चेंज ऑफ रिलीजन दोनों जगह सर्व हुई थी या नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो ऑफ कोर्स इट इज वायलेशन ऑफ द फ्रीडम एक्ट एंड द मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। अगर एक जगह ही हुई है तो भी वायलेशन है, ठीक है। और ये कागज कैसे निकलेगा? आरटीआई से निकल सकता है, जुगाड़ से निकल सकता है, सब आपको मालूम है। आप पूछ सकते हैं, या कोर्ट में अगर ये केस लगाया तो सामने वाला कहता है कि मैंने तो नोटिस दी है, तो लाओ, बताओ, दिखाओ, या वो फाइल करेगा अपने डिफेंस में वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दिस इज वन कंडीशन कि 30 डेज एडवांस नोटिस टू द प्रेस एज वेल एज टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न्यूट्रल बॉडी है, इसलिए इसको भी लगाया गया, सरकारी बॉडी है। नहीं तो पता चला कि प्रेस्ट या मंदिर या पुजारी तो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वहाँ बैकडेट से भी चीज़ें मैनेज हो जाती। तो इस अंदेशे को, इस लूप होल को दूर करने के लिए भी इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कंसर्न अफसर बनाया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जब ये नोटिस मिल जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? फाइल में दबा के तो नहीं बैठ जाएगा, उसको ही हैज़ टू डू सर्टेन एक्ट्स। सो सेक्शन 8(3) ऑफ दिस रिलीजियस फ्रीडम एक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या करना होगा इसकी बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आफ्टर रिसीविंग द नोटिस
will set in motion an inquiry through the police. जैसे ही अब वो प्रिस्ट या मंदिर या पुजारी या मौलाना साहब या काजी साहब के पास तो कोई अधिकार है नहीं, तो प्राइवेट बॉडी है, तो और ना ही उनकी इंक्वायरी का कोई मतलब है। वैसे गलत नहीं हो रहा है या उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, वो अपने स्तर पे तमाम कागजात लेंगे, वेरीफाई करेंगे, बट दिस हैज़ नो लीगल सैंक्टिटी। सो अंडर सेक्शन 8(3) it talks of district magistrate and has empowered him to order an inquiry. The moment he received the notice, वो एक इंक्वायरी पुलिस के द्वारा इसमें इनिशिएट करेगा टू फाइंड आउट। क्या पता करेगा इंक्वायरी में कि एक तो जो भी नाम, पता, उम्र, सारी चीज़ें हैं वो सही हैं, जानकारी, और जो सबसे बड़ी बात उसको पता करनी है, पुलिस को रिपोर्ट करनी है कि आखिर इस धर्म परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है। What is the real intention of changing the religion? Got the point? बात यहीं पे नहीं है। इंक्वायरी रिपोर्ट हैज ऑल्सो फाइंड आउट, प्रोब दैट व्हाट इज द रीजन। इंटेंशन तो पता लग गया कि वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है, लेकिन रीजन क्या है? कोई बताएगा ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी दो उद्देश्य है। रीजन, शादी, वो बात वहीं रिपोर्ट में आ जाएगी, तो एक्शन इनिशिएट हो जाएगा, वहीं रोक दी जाएगी। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, और ऐसे दृष्टांत हुए हैं कि कई बार एक पूरा के पूरा गांव किसी जाति विशेष से प्रताड़ित होकर सरकार को यह धमकी देता है कि अगर हमारे ऊपर यह अत्याचार नहीं रुका तो हम लोग इन मास रिलीजियस कन्वर्जन कर लेंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है जिसके कारण इन मास रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, या कोई वहाँ पे मिशनरी आकर के पैसे का प्रलोभन दे करके सामूहिक रूप से धर्म कर रहा है, तो वो चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगी और सरकार का यह दायित्व है कि इस तरह के कृत्य को वह रोके। तो ये जो इंक्वायरी पुलिस वाला करके लेके आएगा वो दो बिंदु पे होगी। एक तो इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य से यह धर्म परिवर्तन व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा इसका कारण क्या है, वह अपने पुराने धर्म से क्यों नहीं खुश है, आखिर वह नए धर्म को क्यों अपनाना चाहता है। तो ठीक है, यह भी तो अगर हम इस रिपोर्ट का भी हवाला देते हैं, रिपोर्ट निगेटिव है और इसके बाद वो लोग जाके शादी कर लेते हैं, तो ये दूसरा मेरा तर्क होगा, मेरी दलील होगी, जिसके आधार पे मैं इस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाने की मांग कर सकता हूँ। तीसरी बात और जो हमको देखनी है कि इस एक्ट को इतना विस्तारित किया गया है, इसके इतने पावर हैं कि व्यक्ति जो यह कृत्य करता है सिर्फ वही सजा का भागी नहीं बनेगा, बट उसके इस कृत्य में शामिल सभी लोग, इस कृत्य को अंजाम देने में जाने या अनजाने जिस किसी भी व्यक्ति ने सहयोग किया है, वह भी इस सजा के भागी हैं। The act reads, let me read it out. Accomplice to the offense under the law may include person who aid or abet. Aid
सहयोग देते हैं, अवेट another person in committing the offense. ऑफेंस क्या है? धर्म परिवर्तन. और anyone, इतना ही नहीं, who counsels, वैचारिक तौर पर भी प्रभावित करते हैं या प्रेरित किया है, अभिप्रेरित किया है, या वह व्यक्ति भी सजा का अपराधी है जो वो व्यक्ति को लेके आता है. ये सब देखा गया ना धर्म परिवर्तन के तमक में मशीनरियाँ क्या करती हैं. एक उसको भाषण देता है कि तुम्हारा धर्म खराब है, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म ऐसे महान है, वह भी सजा का भागी. एक कन्वर्ट कराएगा तो वो भी सजा का भागी है. और एक आदमी इनके एजेंट होते हैं जो गांव में जाके या उस संस्था में जाके ऐसी बात करते हैं कि तुम इस धर्म को मान लो, तुमको अच्छी किताबें मिलेगी, अच्छा स्कूल मिलेगा, जो भी है. तो वह जो एजेंट है जो ला रहा है उस व्यक्ति को, वह जो उसको काउंसल कर रहा है और जो एक्चुअल में उस कृत्य को करा रहा है, ये सब के सब सजा के भागी हैं इस एक्ट में. ठीक है. इतना ही नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, मतलब कि वो मंदिर, वो मस्जिद, वो संस्थाएं जो इस कृत्य को अंजाम देने की सहभागी हैं, जिन्होंने जाने अनजाने इस कृत्य में सहभागिता निभाई है, वो सब के सब, और वो अधिकारी उस संस्था का, सब के सब पार्टी बनेगी, सब के सब कार्रवाई होगी. तो व्यक्ति को तो सजा देंगे, संस्था को क्या करेंगे? संस्था को तो आप सजा देंगे नहीं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. उनका लाइसेंस जो है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनका जो पंजीकरण है, वो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा. ऑफ कोर्स द नेचुरल जस्टिस डिमांड्स कि दे हैव ए राइट टू बी हर्ड बिफोर पनिशमेंट बीइंग प्रोनाउंस्ड. हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सुने जाने का, आपको अपनी बात कहने का पूरा नेचुरल जस्टिस का पूरा प्रावधान है. तो इस एक्ट का सेक्शन 10 आपको राइट टू बीइंग हर्ड देता है, और आप सेक्शन 10 में जाकर अपनी दलील या अपनी बात, अपना तर्क आप रख सकते हैं. ठीक है. आज यहीं तक. एक जो लास्ट प्रोविजन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. अध्ययन करना कि जो प्रूफ ऑफ द बर्डन है वो सामने वाली पार्टी पे है. मैं आपके ऊपर, जैसे कि बाकी कानून में क्या होता है, द प्रूफ ऑफ द बर्डन इज ऑन मी. अगर मैं कह रहा हूँ कि फलां व्यक्ति ने यह कृत्य किया, यह कानून तोड़ा, तो प्रूफ मुझे करना है. लेकिन कुछ कानून हमारे देश में ऐसे हैं कि आरोप लगते ही आप अपराधी मान लिए जाते हैं. दैट इज फ्रेंच सिस्टम ऑफ जस्टिस. ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द जस्टिस टॉक्स अबाउट ए पर्सन नॉन गिल्टी टिल नॉट प्रोनाउंस्ड गिल्टी. जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ वह व्यक्ति निर्दोष है. ये ब्रिटिश न्याय की परिकल्पना है जिस पे इंडियन लॉ सिस्टम बेस्ड है. लेकिन फ्रेंच लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस कि द मोमेंट यू आर अलेज्ड यू विल बी कंसीडर्ड गिल्टी अनलेस एंड अनटिल यू प्रूव नॉन गिल्टी. या आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि आपने अपराध नहीं किया है. तो इसमें जो इविडेंटरी बर्डन का प्रोविजन है टू प्रूव दैट यू हैव नॉट वायलेटेड द एक्ट इज ऑन द पर्सन हु हैज बीन एलेज्ड ऑफ द वायलेशन. इन शॉर्ट, बट वी विल एक्सप्लेन इट, वी विल टेक इट फर्दर. आज के लिए बस इतना ही. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बाकी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेंजर, फेसबुक तमाम माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं. विचारों का आदान प्रदान यूं ही जारी रहे और आप मेहनत करते रहें. मेरी तमाम शुभेच्छाएं
आपकी सफलता के लिए आपके साथ हैं। धन्यवाद। सब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।